हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सभी लोग? हैप्पी होली टू एवरीवन। मैं सी नेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडली की इस यूट्यूब लाइव सीरीज में, जहाँ पर आप डेली बेसिस पर मेरे साथ डिस्कस करते हैं अपने कैब एग्जामिनेशन के ABFM को। स्टूडेंट्स, हमारा डिस्कशन पहुंच चुका है मॉड्यूल ए के चैप्टर नंबर 2 तक। आज चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग का पार्ट 2 है जो हमें डिस्कस करना है। कल के वीडियो में हम ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे। सो स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप सबसे पहले उसे देख लें, सो दैट आपको आज का जो कैरी फॉरवर्ड डिस्कशन है वो समझ आ जाएगा। वैसे कल के वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बेसिक्स ऑफ प्लानिंग ही हमने देखे थे कि प्लानिंग होता क्या है। क्लास 12 BST में, बिजनेस स्टडीज में आपने देखा होगा, प्लानिंग इज द फोरमोस्ट स्टेप इन योर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट साइकिल के जो कुछ स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो आगे के स्टेप्स नहीं हो पाएंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि प्लानिंग इज द बेस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग नहीं है यानी कि आप अवेयर ही नहीं है आपको करना क्या है, सो हाउ विल अदर फंक्शंस टेक प्लेस। सो आइए देखते हैं आज पार्ट 2 ऑफ द डिस्कशन को। आज हमें देखना है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये एक नया टर्म है, हो सकता है आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा पहले, लेकिन ये काफी इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है हमारे क्या गोल हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, किसी और से किस तरह से काम करवाया जाता है, या खुद का काम करने का जो तरीका होता है वो क्या होना चाहिए। सो जैसे ही आप इन दोनों चीजों को मर्ज कर देते हैं, सो आपको मिल जाता है अपना अगला टर्म, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन इसे सिर्फ मर्ज करके जुगाड़ करने से आप एक एप्ट डेफिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्टूडेंट्स, इसकी जो डेफिनेशन है वो दी थी पीटर जी ने। सो इन्होंने इसे कॉइन किया था इस टर्म को। जहां पर भी किसी का नाम आ जाता है आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको उसे स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन अगर कुछ है MCQ टर्म्स में तो वो यही है कि किसने ये टर्म को कॉइन किया था, कब किया था, कौन से बुक में किया था। वो सारी चीजें जो एक स्टूडेंट बहुत रेयरली शायद पढ़ता होगा। सो बैंकर्स, अब हमें देखना है कि पीटर जी ने इस डेफिनेशन को कब इन्वेंट किया था। एक तो 1954 में किया था। कहाँ किया था? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में। तो ये दोनों तीनों चीज जितनी भी हैं, आपको इन्हें एक बार एग्जामिनेशन के दौरान भी गो थ्रू करते रहना है। अगर आप अपने पीडीएफ में ऐसे मार्क्स करते रहेंगे या कुछ भी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे, सो चांसेस है कि आप एंड डे तक इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू हिम MBO क्या था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब था कि ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जहां पर आपके जो मैनेजर हैं वो प्लस जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो दोनों साथ मिलके एक कोलैबोरेटिव डिसीजन पर आगे बढ़ते हैं। यानी कि दोनों का जो डिसीजन है, जो सोचना है, जो आउटपुट है वो बिल्कुल निर्धारित है, वो बिल्कुल कॉमन है, जिससे कि अब उनमें वर्सेस नहीं होगा। जो मैनेजर चाहेगा वही एम्प्लॉय कर रहा है अनइंटेंशनली या फिर कहिए इंटेंशनली, यानी कि दोनों की रजामंदी है इस चीज में कि हमें इस चीज को ही करना है परफॉर्म। सो जैसे ही आपके एफर्ट्स अलाइन हो जाते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रीम लाइन हो जाता है और ये बन जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। पहला कि आपका शिफ्ट हो जाता है फोकस, आपका फोकस है जो कि शिफ्ट हो जाता है रूटीन एक्टिविटीज है, यानी कि रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज है उनसे आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिजाइन हो जाते हैं अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन, बिकॉज एम्प्लॉयज की सुनी जा रही है, उनकी राय ली जा रही है और उन्हें रजामंद किया जा रहा है कि आपको ऐसे करना है, या फिर उनसे ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारा गोल क्या है, सो दैट मैनेजर कैन ऑल्सो अलाइन हिज गोल विद देम गोल विद देयर्स, राइट। देन वी कम टू अलाइनमेंट। आ गया वही टॉपिक, मैनेजर का और उनके एम्प्लॉयज का जो गोल है वो अलाइन हो जाता है इस स्टेप में। ठीक है, अब हमें देखना है एमबीओ इन एक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। एमबीओ क्या था कि मैनेजर और एम्प्लॉयज के गोल बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होकर आगे बढ़ेंगे, तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे हमें उसे अंजाम देना है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेटअप करने होंगे, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि मैनेजर क्या सोचता है और एम्प्लॉयज क्या सोचें। मैनेजर क्या चाहता है कि एम्प्लॉयज भी क्या सोचें। इसका काम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सेटअप करने से। दूसरा स्टेप होता है कम्युनिकेट द गोल्स। भैया ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेटअप हो चुके हैं, अब उनका कम्युनिकेशन भी तो उतना ही जरूरी है। अगर मैनेजर ने ऑर्गेनाइजेशन गोल सेटअप कर लिए हैं अपनी टीम के साथ मिल बांट के, लेकिन अगर वो गोल्स को कम्युनिकेट ही नहीं किया गया है एम्प्लॉयज तक, तो क्या एम्प्लॉयज के गोल्स वहां तक स्ट्रीमलाइन हो पाएंगे? उन्हें कोई सपना नहीं आने वाला है कि मैनेजर किस डायरेक्शन में सोच रहा है और हमें भी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, राइट। यहाँ पर जो वर्थ रिमेम्बरिंग पॉइंट है वो है ये, जिस पर से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको स्लाइड के एंड में ये भी बताया जाएगा कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में इस मॉड्यूल के इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन उठ के आए थे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। उन्हीं में से एक है आपका ये वाला पॉइंट भी, स्मार्ट। आपका जो गोल होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी कि S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर एक्सेप्टेबल,
R फॉर रिलायबल एंड T फॉर टाइम बाउंड। ये सारी क्वालिटीज अगर आपके गोल में मौजूद है तो आपका गोल बिकम्स स्मार्ट। देन आते हैं हम थर्ड पॉइंट में, थर्ड स्टेप में, जो कि है सेट इंडिविजुअल गोल्स। अब मैनेजर्स को ये भी ध्यान में रखना होगा कि इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के क्या गोल्स हैं, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो कहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। अगेन एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका गोल क्या हो सकता है, अगर आप अपने कॉमन सेंस में इसे आंसर करें। मे बी मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि आप सभी बैंकर्स हैं। सो एज एन एम्प्लॉय आपका क्या गोल होता होगा, मेरा अप्रेजल हो जाए। तो अगर इस तरह के आपके जो गोल्स होते हैं मैनेजर्स को उनकी खबर होगी, तो मैनेजर्स अपने गोल को वहां पर स्ट्रीमलाइन कर देगा। किस तरह से कि अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि इतना परसेंट ऑफ द एबिटा बढ़ाना, जिस वजह से आप सभी का कुछ कुछ हद तक इंक्रीमेंट पॉसिबल हो पाए। तो क्या दोनों के ही गोल्स स्ट्रीमलाइन हो गए? जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप एमबीओ को अंजाम दे रहे हैं। देन वी कम टू मॉनिटर परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स, अब मैनेजमेंट की कोई भी एक्टिविटी आप उठा के देख लीजिए, सभी में इवैल्यूएशन, कंट्रोल या ये मॉनिटरिंग बिल्कुल मैंडेटरी है। क्योंकि आपने जो चीज सोची थी और आप जो चीज कर रहे हैं, आपका उन दोनों के बीच में गैप इंश्योर करना बिल्कुल जरूरी है, बेहद जरूरी है। ये देखना कि क्या जो हमने प्लान किया था हम वैसे ही एक्ट कर रहे हैं, क्या जो हमारे आउट डिजायर्ड रिजल्ट थे वो सचमुच अटेन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप रेगुलरली मॉनिटर करते हैं तो आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी, या आप कितना पीछे रह गए हैं, ये कहीं आप आगे तो नहीं चले गए हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। देन वी कम टू इवेल्युएट एंड रिवॉर्ड। ये जो रिवॉर्ड वाला पॉइंट है ये एम्प्लॉयज के लिए बिल्कुल बल्ब की तरह चालू हो जाता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन और हमारा गोल सेम है, प्लस हम प्रॉपर वे में एक्ट कर रहे हैं उस गोल पर, तो वी विल बी रिवॉर्डेड, वी माइट बी रिवॉर्डेड। तो हो सकता है उससे उनका मोरल बूस्ट हो और वो और अच्छे तरीके से उस पर एक्ट करने लगे। अब हमें देखना है एमबीओ के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो कल जैसे हमने प्लानिंग वाली वीडियो में देखा था, प्लानिंग एक ऐसी चीज है जिसकी हमने डिस्कशन की थी। पूरी रामायण महाभारत हमने कंडक्ट कर ली थी, लेकिन कंक्लूजन ये आया था कि प्लानिंग इतनी अच्छी चीज है, उसके डिसएडवांटेजेस हो कैसे सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसके भी डिसएडवांटेजेस थे। तो उसी तरह से जो आपका एमबीओ है, सुनने में लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसके कैसे कोई डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बट इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए देख लेते हैं। स्लाइड में ऑलरेडी सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है, लेकिन अगर मैं आपको क्रक्स देना चाहूँ तो एडवांटेजेस बिल्कुल प्लानिंग की तरह ही होंगे कि आपको अपने गोल्स की क्लैरिटी हो जाएगी। एक एम्प्लॉय क्या सोचता है मैनेजर को ये पता चल जाएगा, एक मैनेजर क्या सोचता है, क्या चाहता है हमसे, एम्प्लॉयज को ये पता चल जाएगा। जिससे होगा क्या, उन लोगों में क्रिएटिव थिंकिंग आ सकती है। वो अपने गोल्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक बेहतरीन लेवल पर अपनी सोच को ले जाएंगे। और इससे और तो और वो बैड टर्म्स यानी कि इफ नीडेड वाला जो कंटिंजेंट वाला ऑपरेशन था, इट डिपेंड्स वाला जो हमारा पर्सपेक्टिव था, उस पर भी उनके पास सॉल्यूशन मौजूद होगा। हमने कल ये भी देखा था, अगर आपका प्लान 5 Ws को आंसर करता है तो वो एक सक्सेसफुल प्लान कहा जाता है। अगर 5 Ws का आंसर है मतलब प्लान इज गुड टू गो, 5 Ws में आ जाते हैं व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ। तो इन सबका आंसर होने से आपका प्लान हो जाता है 1A1। तो उसी तरह से अगर एमबीओ आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपको कंटिंजेंट थिंकिंग भी करनी पड़ेगी। इफ आपका प्लान फेल हो जाता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आपका क्या, तब आपका क्या गोल रहेगा, तब आपके एम्प्लॉयज का क्या गोल रहेगा। तो वो सारी चीजें आप इसमें कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाता है एमबीओ का एडवांटेज। अगर अब मैं देखूं अगर डिसएडवांटेज क्या हो सकता है एमबीओ का, वो यही हो सकता है कि बहुत टाइम टेकिंग चीज है। इतनी सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करके चलना है, सारे ही एम्प्लॉयज को आपको एक पेज पर लाना होगा। हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, हो सकता है नहीं होते ही हैं। मल्टीपल एम्प्लॉयज तो क्या हर किसी की थिंकिंग एक डायरेक्शन में जाए, ये पॉसिबल है? बिल्कुल रेयरली, नामुमकिन जैसी सिचुएशन है कि हर कोई एक ही डायरेक्शन में सोचता हो। हर किसी का गोल थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। इस वजह से हर किसी को कंसेंट में लाना, हर किसी को अपने फेवर में लेना, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत टीडियस जॉब बन सकता है। तो सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है हमारे एमबीओ का वो यही है। बाकी के जो पॉइंट्स है वो आप स्लाइड पर पढ़ सकते हैं। आपके पास टेलीग्राम ग्रुप पर ये सारे नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं, मेक श्योर आप वहां से इसे डाउनलोड कर लें। अगला पॉइंट आता है इंटरनल एनालिसिस एंड प्लानिंग प्रीमाइसेस। स्टूडेंट्स, कल भी प्रीमाइसेस वाला टॉपिक आया था हमारे डिस्कशन में। प्रीमाइसेस होते क्या हैं? ये होते हैं आपके बेसिक असम्पशंस जो आप किसी भी प्लानिंग के दौरान, इनिशियल प्लान के दौरान डेवलप करके चलते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आज हमें देखना है इंटरनल एनालिसिस और प्लानिंग प्रीमाइसेस के क्या क्या टूल्स होते हैं। पहले मुझे बताइए, इंटरनल एनालिसिस यानी कि कौन सी एक्टिविटीज इंटरनल हो सकती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही है, ना कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर से जुड़ी हुई है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है उसका खुद का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसका कल्चर, उसका फिजिकल रिसोर्सेज, ओके, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, उसके स्ट्रेटेजिक असेट्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, उसके इंटेंजिबल्स और तो और उसके एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम
एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में तो एक्सटर्नल खुद बोल बोल के, खुद चीख चीख के बोल रहा है, तो क्या वो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा? सो बैंकर्स वो इंटरनल ही होने वाला है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट को जुगाड़ करने के लिए आपकी इंटरनल टीम ने बहुत एफर्ट्स लगाए होंगे, ठीक है। दूसरा, अब हम देखना है इंटरनल एनालिसिस के टूल्स क्या क्या होंगे, कैसे हम इंटरनल एनालिसिस को अंजाम दे सकते हैं। पहला होता है आपका गैप एनालिसिस। आपने ये सोचा था, ये हो गया, अगर ये फर्क आ रहा है तो ये जो बीच में गैप है, इसी का नाम है आपका गैप एनालिसिस। देन वी कम टू स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। टाइम टू टाइम आपको अपनी स्ट्रैटेजी को असेस करना है, ये कितने पानी में है, ये कितनी सक्सेसफुल है, क्या हमें इस पर कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्या हमें इसे मूव ऑन करना चाहिए या इसे स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। देन वी कम टू स्वॉट। स्वॉट से आप सभी लोग शायद अनजान, सभी लोग अवेयर होंगे ही। स्वॉट एनालिसिस क्या है? उसमें दो इंटरनल चीजें हैं और दो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, राइट। जो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस है वो इंटरनल हो गए, जो आपकी अपॉर्चुनिटी थ्रेट है वो एक्सटर्नल हो गए। तो ये हमने देख लिया इंटरनल एनालिसिस। अब बारी आती है प्लानिंग प्रीमाइसेस की। प्लानिंग प्रीमाइसेस, एज आई ऑलरेडी सेड, ये होते हैं आपकी बेसिक assumptions। आगे क्या होगा को लेकर जो आप आज ही सोच लेते हैं वो हो जाता है आपका प्लानिंग प्रीमाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें कंसिडरेशन में ली जाती है, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड आगे जाके क्या हो सकती है, हमें गवर्नमेंट की कौन कौन से रूल्स का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी पॉलिसी हमारे फेवर में नहीं हो सकती है, और कस्टमर्स की लाइफस्टाइल या प्रेफरेंसेस में अगर चेंज आ गया तो क्या हमारा मार्केट साइज उतना ही रहने वाला है, क्या हमारी मार्केट होल्ड उतनी ही रहने वाली है या नहीं। ये सारी चीजों का आंसर किया जाता है जब आप प्लानिंग प्रीमाइसेस पर फोकस करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिस्क रिस्पॉन्स। अब हमने देख लिया प्लानिंग क्या होती है, हमने देख लिया स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या होता है, हमने देख लिया एमबीओ क्या होता है, लेकिन इन सभी चीजों को अंजाम देने के लिए आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी। दूसरा है आपका रिस्क रिस्पॉन्स, यानी कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितनी क्षमता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को बेयर करने की, और आप किस तरह से उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के ऑपरेट नहीं करता, ये एक रिटर्न फैक्ट है। रिस्क है तो इश्क है, आपने जरूर सुना भी होगा इस टर्म को। सो एवरी रिवॉर्ड हैज अ रिस्क। बिजनेस है मतलब रिस्क तो है, लेकिन हाँ, उस रिस्क को आप कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते बट कम जरूर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी क्या होनी चाहिए? पहला, जो आपके गोल्स हैं वो बिल्कुल सिंपल और क्लियर होने चाहिए, हर किसी को समझ आए ऐसी लैंग्वेज में होने चाहिए। बहुत हेफ्टी या बहुत अनरीजनेबल, जो बिल्कुल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऐसे हवा में तीर मारने जैसे गोल्स आपके नहीं होने चाहिए। देन वी कम टू इंटीग्रेट रिस्क मैनेजमेंट। आपको किसी भी प्लानिंग में आपको आने वाले रिस्क को मानकर ही चलना होगा। कंटिजेंसी प्लानिंग का नाम ही ये है कि इफ दिस हैपेंस, अगर ऐसा हो गया तो, या इट डिपेंड्स, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। तो ये सारी चीजों को ख्याल में रखकर ही आपको अपना प्लान फॉर्मुलेट करना चाहिए, ये भी एक रिटन ट्रूथ है, राइट। देन वी कम टू असाइन रोल्स। स्टूडेंट्स, आपको काम यहाँ पर आता है असाइनिंग रोल्स का। जैसे ही आप प्लान फॉर्म करते हैं, आपने जैसे ही अपने 5 Ws को आंसर किया, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, तो हु यानी कि कौन करेगा, सो यू हैव टू असाइन रोल्स। किसे करना होगा, ये आपने असाइन कर दिया, सो ये आपकी एक बेस्ट प्रैक्टिस होने वाली है। देन वी कम टू टेस्ट रेगुलरली। अगेन ये वही स्टेप आ गया आपका इवैल्यूएशन कंट्रोल वाला। जैसे ही आपने देखा कि हमने सोचा ये था, हो ये रहा है, तो आपने, अगर उसमें कोई गैप है, तुरंत आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। तभी उसका पर्पस सेटिस्फाई होगा कि भाई हमने इवैल्यूएशन किया है किस लिए, ताकि हम जो कुछ अगर गलत कर भी रहे हैं तो वो बहुत देर तक गलत होता ना रहे, वो सुधारा जा सके, ऐसा वो ऑप्शन हमारे हाथ में हर वक्त मौजूद होना चाहिए। देन वी कम टू डॉक्यूमेंट एंड स्टोर। इसके बाद जो बैंकर्स हमारे पास ऑप्शन आता है, नॉट ऑप्शन, जो हमारी हैबिट होनी चाहिए कि जैसे भी हमने प्लान फॉर्मुलेट किया, जैसे भी उसे फाइनलाइज किया, वी शुड डॉक्यूमेंट इट। फिजिकली करो, डिजिटली करो, कैसे भी करो, बट हाँ, उसे आपको उतारना होगा, वरना वो आपके मन में जो रहेगा वो दूसरे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब हमें देखना है रिस्क रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। हमारा रिस्क रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम क्या है, हम किस तरह से रिस्क को डील कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें रिस्क है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, रिस्क है। लेकिन अब आप उस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं। अवॉइड करने का मतलब है कि जीरो, स्टूडेंट्स, जीरो आप उसे कभी भी नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन आप जबरदस्ती गड्ढे में कूदने से बच सकते हैं, आप ऐसी कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर में आपको करना होगा इसकी टोपी उसके सर, यानी कि आप ब्लेम गेम खेल सकते हैं। हालांकि ये सजेस्ट नहीं किया जाता है, आपको अपने प्रैक्टिसेस को इतना क्लियर रखना चाहिए कि आपको ये करने की नौबत ही ना आए। लेकिन यस, रिस्क को ट्रांसफर करने का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि इल्जाम ट्रांसफर करना है। जेन्युइनली अगर आप
कोई ऐसी पॉलिसीज खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस आपने खरीदा है, सो आपने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया है इन रिटर्न ऑफ अ प्रीमियम। आप रिटर्न दे रहे हैं, आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, इस वजह से आपके पास वो ऑप्शन है कि आप अपना खतरा उस इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? तो मैं इस ट्रांसफर की यहाँ पर बात कर रही हूँ। देन वी कम टू एक्सेप्ट। अब कब तक आप रिस्क से बच सकते हैं? एक मोमेंट आएगा जब आपको उसे एक्सेप्ट कर कर ही चलना होगा, और इसीलिए डिजाइन की जाती है कंटिजेंसी वाले प्लान। यानी कि हो सकता है ऐसा हो, तो उस हो सकता है में आपका रिस्क भी शामिल है, राइट? अब हमें देखना है फोरकास्टिंग क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है। फोरकास्टिंग का मतलब मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर वीडियो से बता चुकी हूँ, दूरदर्शिता का नाम ही फोरकास्टिंग है। ठीक है। फोरकास्टिंग यानी कि आप आज सोच रहे हैं मुझे ये प्लान पे अगर काम करना है, तो मैं 5 साल बाद इसी प्लान पे अगर चलती रही तो कहाँ पहुंच जाऊंगी। इसे कहा गया है फोरकास्टिंग। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप द स्ट्रक्चर। आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फ्यूचर इवेंट्स को हैम्पर कर सकते हैं। नॉट ओनली हैम्पर, हो सकता है कुछ बहुत अच्छा भी हो। हमारे फोरकास्ट में नॉट ओनली नेगेटिव्स बल्कि पॉजिटिव्स भी शामिल होते हैं। हम फोरकास्ट करते हैं कि आज से 10 साल बाद हमारा जो मार्केट शेयर है वो 2x हो जाएगा। वी कैन फोरकास्ट दिस। तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे 2x बनाएंगे, उन फैक्टर्स की जो एनालिसिस है वो आपको आज की डेट में करनी होगी। तो आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, जो कौन कौन सी हिंट्स है जो आपको ये बता रही है कि शायद आपका ये 2x हो सकता है, राइट? देन वी कम टू एस्टिमेटिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस है वो अगले इसी 10 सालों में कैसा होने वाला है। जब भी फोरकास्टिंग की बात हो रही है, जाहिर नहीं है कि वो 10 साल दूर की बात कर रहे हो। टाइप्स ऑफ फोरकास्ट भी आते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। जो आपके लॉन्ग टर्म फोरकास्ट होते हैं वो 3 to 5 years के होते हैं। जो मीडियम टर्म होते हैं वो अराउंड 1 to 2 years के होते हैं। जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट होते हैं वो 1 year और इवन 6 months इस तरह से होते हैं। ठीक है, 6 months to 1 year के होते हैं। ये आपकी जो कैटेगरीज है वहां पर आ जाती है। देन वी कम टू एनालिसिस ऑफ डिविएशन इन प्रीवियस फोरकास्ट। ये जो है बेस्ट क्वेश्चन है, एंड हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो केस स्टडी क्वेश्चन अगर कभी आएंगे, अगर फोरकास्टिंग पे आपको कोई केस स्टडी पूछी जाएगी, तो उसमें एक तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें फोरकास्ट की ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, किस तरह का फोरकास्ट है। दूसरा, आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रीवियस फोरकास्ट की डिविएशंस का आपने क्या काम लिया। यानी कि आपने मान लीजिए पहले कभी फोरकास्ट किया होगा किसी एक चीज पर। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सेल्स 100 करोड़ टच कर देगा आने वाले 2 सालों में, लेकिन जेन्युइनली वो टच कर पाया 80 करोड़। तो यहाँ पर जो 20 CR का डिविएशन आया, आपने क्या इसे कहीं पर भी यूज किया? 20 करोड़ का डिविएशन क्यों आया, क्या आपने इसे पता लगाया? अगर पता लगाया तो क्या आपने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की? ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कि अब आप जो दूसरा फोरकास्ट तैयार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस साल आप प्रोजेक्ट करते हैं 150 CR का सेल्स जाएगा। अब आपका टर्नओवर अगर अभी भी सेम गलतियों की वजह से ही कम होता है, तो आपके इस फोरकास्टिंग का कोई भी यूज नहीं रहेगा। अगर आप अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीख नहीं पाए हैं, तो आप शायद आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसी का पर्पज है कि आपको उस तरह से फोरकास्टिंग करनी चाहिए, अपने प्रीवियस डिविएशन से भी कुछ ना कुछ इनपुट्स लेने चाहिए, राइट? तो आज का डिस्कशन यहाँ पर रैप अप हो चुका है। अब बारी आती है कुछ क्वेश्चंस की। उससे पहले आप ये स्लाइड देख लीजिए कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस फॉर्म किए गए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ताकि आप अपना एबीसी एनालिसिस यहाँ से फॉर्म कर पाए। मुझे किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, आप उस तक ये से पहुंच पाएंगे। एंड दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, ये बिल्कुल भी यहाँ तक सीमित नहीं है। वी नेवर नो कब किस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। इसलिए आपको सिर्फ इस पर निर्भर नहीं रहना है। बैंकर्स, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्वेश्चंस आए थे, बट बाकी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑलराइट, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। विच मैनेजमेंट अप्रोच कॉइन्ड बाय पीटर। पीटर ने किस चीज को, पहले तो बताइए मुझे, कॉइन किया था, कब कॉइन किया था, किस नाम से कॉइन किया था? वो सारे क्वेश्चंस भी साथ में आ सकते हैं। तो उन्होंने एक तो कॉइन किया था एमबीओ, ये तो आप शायद आंसर कर पाएंगे बिना एक रिवीजन के भी। लेकिन कौन से ईयर में आया था, किस बुक में आया था? अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ गया तो ईयर मुझे लकीली याद है, 1954। बुक का नाम था द डैश ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, एज फार एज आई रिमेम्बर, यस, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, तो ये होता है विजुअल एनालिसिस का फायदा। जब कभी भी आप पढ़ते हैं, जब उसे रीड करते हैं, तो वो आपकी मेमोरी में स्टिल हो जाता है, और अगर आप बोल के कर रहे हैं तो वो आपकी जुबान पर भी बैठ जाता है, राइट? सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MBO, व्हाट डज द ए इन द स्मार्ट क्राइटेरिया स्टैंड फॉर? अब स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है ये तो आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये यूनिट 1 में भी आई थी और अब ये यूनिट 2 में भी पूछा जा रहा है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म मुझे बताइए। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर एक्सेप्टेबल,
R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। देखिए अब नेहा मैम को जिस तरह से ये याद है, बैंकर्स आपके भी जुबान पर ये इसी स्पीड में मौजूद होनी चाहिए। सो यहाँ पर ए का मतलब पूछा जा रहा है, ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक्सेप्टेबल। बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द रिस्क रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, यानी कि आपका रिस्क एपेटाइट वाला जो स्लाइड था, व्हाट डज इट मीन टू ट्रांसफर अ रिस्क? रिस्क ट्रांसफर करना है इसकी टॉपिक उसके सर। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल किस चीज का लिया था? हिंट है आपकी वही, सारे ऑप्शंस पढ़िए, आप जरूर उसे हिट कर पाएंगे। मैंने वही एग्जाम्पल आपको दिया था। एलिमिनेट एक्सपोजर टू द रिस्क एंटायरली, मिनिमाइज द लाइक्लीहुड, जी नहीं, ये ट्रांसफर के नहीं है, ये अवॉइड और एलिमिनेट के हैं। शिफ्ट द बर्डन ऑफ रिस्क टू अनदर पार्टी, ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि आपको शिफ्ट करना है अपना गोल, राइट? अपना रिस्क शिफ्ट करना है आपको। नेक्स्ट वन, व्हाट इज कंसिडर्ड अ प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिसीजन मेकिंग? ग्रुप में अगर आप डिसीजन बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका एक और टॉपिक भी था, फोरकास्टिंग के साथ साथ डिसीजन मेकिंग वाला कॉन्सेप्ट भी इस टॉपिक में शामिल है, जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। लेकिन द रीजन बीइंग मैंने उसको क्वेश्चन यहाँ डाला है, सो दैट जब आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर करें कि आप इस टॉपिक को भी छोड़ें नहीं। डिसीजन मेकिंग वाला काफी बेसिक सा टॉपिक था, जिसे हमने यूट्यूब में कवर नहीं किया है। एंड हमारे पेड कोर्सेज में यही एडवांटेज है कि वहां पर कोई भी टॉपिक अनटच नहीं रहने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी यूट्यूब वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप जल्द से जल्द हमारे पेड बैचेस में भी एनरोल कर ले, सो दैट अब आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ना पड़े। ऑल राइट, सो बताइए मुझे, डिसीजन मेकिंग ग्रुप में अगर डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसका डिसएडवांटेज क्या देखने को मिल सकता है? रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रैक्टिकल डिसीजन, जी नहीं। टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली हो सकता है। वीकेंड टीम स्पिरिट कमजोर पड़ सकती है। लोअर सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट अमॉन्ग एम्प्लॉइज, आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टाइम ज्यादा लग जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्लानिंग एनालिसिस? हमने इंटरनल फैक्टर्स देखे थे, कौन कौन सा इंटरनल फैक्टर हो सकता है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या इंटरनल है? जी हाँ, क्योंकि बाकी सारे ही आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which stage of the MBA process involves sharing goals throughout the organization using SMART criteria? बताइए, एमबीओ के हमने कुछ स्टेजेस देखे थे, आपने जो गोल्स शेयर करने थे, वो कौन से स्टेप से आप शेयर कर पा रहे थे? मैनेजर अपना गोल किस तरह से अपने एम्प्लॉयज तक पहुंचा पाएगा? कौन से स्टेप को करके? कम्युनिकेट करके, मॉनिटर करके, इवेल्युएट करके, या सेट करके? कम्युनिकेट करके। और इसी के साथ हमने इस सेशन को यहाँ पर रैप अप कर दिया है स्टूडेंट्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, गाइडली का जो पेड सब्सक्रिप्शन जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसे एनरोल नहीं किया है, मेक श्योर आप फटाफट एनरोल कर दें। बहुत ही बेहतरीन प्राइसेस में आपको ये डील मिल रही है। इवन एग्जामिनेशन रेडी फील कर पाएंगे आप, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि रेगुलरली मॉक टेस्ट होते हैं, मेंटोर्स आपके साथ हर वक्त मौजूद हो सकते हैं, आप उन तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी केस ऑफ डाउट में। एंड इवन आज के ही कॉन्सेप्ट में या कोई भी डाउट आप फेस कर रहे हैं, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिस्ट कर दें, या फिर आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। गाइडली ऐप अगर अब तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है, अपने मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल कर दीजिए। आप अपने फ्री टाइम में यूट्यूब पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे सुनते रह सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर एडवांटेज ये है कि आपको टाइमली नोट्स और सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। I'll be taking your leave. Goodbye, good luck, thank you. See you, Neha Bansal, signing off. Happy Holi once again.